टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रखकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर आपको कई सारे टैक्स टिप्स देने वाले हैं जो आपको टैक्स बचत के लिहाज से बेहद कारगर होगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के शो में क्या है खास। विदेशों में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो इनकम टैक्स रिटर्न में बताना है जरूरी। डिपार्टमेंट ने शुरू की खास मुहिम। सिर्फ मोटी आमदनी ही नहीं, मोटे खर्चे पर भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नजर। छुपाने पर होगा कड़ा एक्शन। और बताएंगे एनपीएस खाते से विड्रॉल पर क्या बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इनकम टैक्स के एक इशू जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है वो है विदेशों में आपकी संपत्ति, विदेशों में आपके खाते में जमा रकम या फिर विदेशों में की गई कोई भी मोटे लेन देन। इन सब पर इनकम टैक्स विभाग की पहले भी नज़र रहती थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जो विदेशों में संपत्ति को दिखाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। शायद ये मान बैठते हैं कि विदेशों में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। तो घबराइए नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है। और जो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब देख रहा है। तो एक एहतियात के तौर पर या फिर कहें कि कड़ा एक्शन लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी ऐसे लोगों को चेताया है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी विदेशों में है, विदेश के खाते में पैसा है, तो आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न में साफ साफ बता दीजिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ने फिलहाल एक कैंपेन चलाया है, जागरूकता अभियान चलाई है और टैक्स पेयर्स को बताने की कोशिश की है। और ये जागरूकता अभियान अगले चरण में एक्शन में बदल जाए तो आप चौंकिएगा नहीं। इसीलिए इस खबर को ध्यान से देखिए, इस चर्चा को। सबसे पहले गौरी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मुहिम शुरू की है, इसके पीछे मकसद क्या है? और किसी ने अब तक अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है तो उसको क्या करना होगा? देखिए लक्ष्मण, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न में जो फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल होता है वो कंपलसरी है भरना। अगर आपकी कोई भी संपत्ति विदेश में है, यहाँ बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है या आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी भी है कहीं पे, तो आपको वो दिखाना होता है। अब अगर कोई मिस कर देता है उसको, तो अब सरकार की जो कंप्लायंस कॉस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार एक वॉलंटरी आपको मौका दे रही है कि अब आपने रिटर्न तो आपने भर दी अपनी 31 जुलाई तक। ज़्यादातर लोग अपनी रिटर्न भर चुके होंगे, जिनका ऑडिट होता है वो भी 15 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न भर चुके होंगे। तो ज़्यादातर लोग अपनी रिटर्न भर चुके हैं। अब आपके पास मौका है इसको रिवाइज करने का 31 दिसंबर तक। तो सरकार आपको एक मौका दे रही है कि आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिस की है जो फॉरेन एसेट्स से रिलेटेड और सरकार के पास उसकी जानकारी आ गई है, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के पास विदेशों से भी सारी जानकारी है, क्योंकि हमारी सरकार का बायलैटरल एग्रीमेंट और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है बाकी कंट्रीज के साथ। तो उसके तहत सारी जानकारी हमारी सरकार के पास ज़रूर होती है। तो उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाई और सरकार के पास आ गई, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी सरकार आपको एक मौका दे रही है कि आप इसको रिपोर्ट करें और हो सकता है आप किसी भी एक्शन से बच जाएं। लेकिन अगर अभी भी आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे सरकार की चेतावनी के बाद, तो आपके ऊपर टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ लगा दिया जाएगा। और ये मौका इसलिए दे रही है सरकार क्योंकि बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं। ज़्यादातर लोग इस वॉलंटरी एक्शन को अवेल करेंगे और डिक्लेयर कर देंगे और उससे बाहर हो जाएंगे। जो बच जाएंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जो एक्शन आपने बताया, जो पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो मुझे लगा जितने की रकम आप बचाएंगे ना उससे ज़्यादा तो आपको ऊपर देनदारी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा। लक्ष्मण, अगर आप कभी भी देखें कोई भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम अगर कभी आती है तो जितना टैक्स आपने बचाया नहीं है उससे कहीं ज़्यादा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बना के सरकार आपसे ले लेती है। तो बिल्कुल इस तरह बहुत ज़्यादा पछड़े में ना पड़े। लेकिन एक चीज़ और, अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए बता दें कि किस किस तरह के प्रॉपर्टी, किस किस तरह के इनकम को दिखाना ज़रूरी है जो फॉरेन एसेट है। देखिए, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन कंट्री में है, यानी कि आपकी कोई भी जैसे इनकम आ रही है, सपोज करिए आपका कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी है, आपको रिपोर्ट करनी है, उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, आपको वो रिपोर्ट करनी है। आपके कोई बैंक अकाउंट है फॉरेन में, आपने वो रिपोर्ट करना है, उसमें कितना बैलेंस है वो रिपोर्ट करना है। कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी उस बैंक से, वो भी रिपोर्ट करना है।
कोई भी एसेट आपका जो इंडिया से बाहर है आपको वो रिपोर्ट करना है। और साथ ही साथ अगर आपकी कहीं साइनिंग अथॉरिटी है, मान के चलिए आपका कुछ भी नहीं है किसी कंट्री में, सिर्फ आपकी एक साइनिंग अथॉरिटी है, वो भी आपको रिपोर्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि विदेश में आपकी कोई भी डीलिंग है अगर, तो सरकार को आपको उसकी जानकारी देनी है। हो सकता है उसके ऊपर टैक्स ना बनता हो सकता है कि इनकम आपकी हो विदेश में लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। सरकार ये नहीं बोल रही कि आप टैक्स दीजिए, जहां टैक्स बचा सकते हैं बचाइए, लेकिन रिपोर्टिंग सबसे ज़रूरी है। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं नोएडा, जहां से अजय के अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं क्या उलझन है? सर हमारा उलझन ये है कि एक्चुअली मैं एक पीएसयू एम्प्लॉई था और उसके बाद मेरे को जो इनकम आ रही थी वो अभी एन्युटी इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, तो मैं ITR 2 भर रहा था रेगुलरली। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हमारा ये है कि कुछ कंसल्टेंसी में कर रहा हूँ, जिससे कुछ थोड़ी सी इनकम मेरे को कंसल्टेंसी से भी आनी शुरू हो गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब मेरे को क्या ITR 2 छोड़ के ITR 3 भरना पड़ेगा, जो कंसल्टेंसी मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप में आएगा, कैसे क्या करना पड़ेगा मेरे को? ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आपकी जो पहले आप ITR 2 फाइल करते थे उसमें आप ये जो कंसल्टेशन वाली इनकम है वो नहीं दिखाते, क्योंकि आपकी वो जब आप सैलरीड थे आपके पास ये वाली इनकम नहीं थी। अब जब आपकी कंसल्टेशन से इनकम आ रही है और कंसल्टेशन की इनकम को बिजनेस इनकम मानते हैं, तो आपको ITR 3 भरनी होगी, जिसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आप इस हेड में फॉल करते हैं जो सेक्शन 44AD और 44ADA होता है प्रिजम्पटिव इनकम का, जहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप 44ADA का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रोफेशनल यानी कि कोई आपके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, CA हैं, और आप उस टाइम नौकरी कर रहे थे लेकिन अब अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 44ADA का बेनिफिट उठा सकते हैं, और वो भी आपको उसी ITR में उसका हेड आपको मिल जाएगा। लेकिन ITR 2 अब आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो कंसल्टेशन की इनकम होती है वो प्योरली बिजनेस इनकम मानी जाती है। अब आप उसको नॉर्मल P&L बैलेंस शीट बना के दिखाएं या प्रिजम्पटिव में दिखाएं, भरनी आपको सेक्शन ITR 3 ही होगी। तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं अजय साहब? हाँ, एक और चीज इसमें ये है कि जैसे ITR 2 जब तक भर रहे थे तो मेरी एज जो है 60 के ऊपर थी, तो मैं एज सीनियर सिटीजन कोई भी एडवांस टैक्स नहीं दे रहा था। अब मान लीजिए ईयर एंड में सडनली नवंबर से या दिसंबर से मेरे को कुछ इनकम जो है कंसल्टेंसी से मिल गई और मैंने अभी तक कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया है, तो क्या अब मेरे को जो है जो एडवांस टैक्स नहीं दिया है और जो बन गया है इनकम टैक्स, उससे इंटरेस्ट भी देना होगा ITR 3 भरते समय? देखिए, बिल्कुल, जैसे आप क्योंकि सीनियर सिटीजन थे आपको एडवांस टैक्स नहीं देना था, अब क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम भी नहीं थी। अब आपकी बिजनेस इनकम है तो आप चाहे सीनियर सिटीजन भी हैं, आपको एडवांस टैक्स देना होगा। तो आपका जो मिस हुआ है इंस्टॉलमेंट, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट ज़रूर बनेगा, लेकिन अगले साल से आप टाइम से दे दीजिएगा, क्योंकि जो ये वाला क्लॉज होता है जहाँ पे आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है, जैसे कैपिटल गेन हुआ, सपोज कर सकते हैं कि आपका मार्च में कैपिटल गेन हुआ, इसमें आपको सरकार रिलीफ देती है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड इनकम नहीं होती है, ये सडनली हो जाती है। लेकिन बिजनेस सरकार मान के चलती है कि आपका साल में चलता रहेगा और इसमें एज सच कोई रिलीफ नहीं है, तो इसमें आपको देना होगा इंटरेस्ट, और अगले साल से आप टाइम से अपना एडवांस टैक्स भरना शुरू कर दीजिए, तो आप इस इंटरेस्ट से बच जाएंगे। चलिए, तो ये सुझाव है हमारे टैक्स एक्सपर्ट का, इसका पालन करेंगे तो हो सकता है बेहतर स्थिति में रहेंगे टैक्स बचाने के लिए। अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से जोगेश्वर राव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण राय साहब जी, बताएं। आई एम वाचिंग योर न्यू असाइनमेंट्स आल्सो दैट आवाज अड्डा एंड अदर प्राइम टाइम प्रोग्राम्स, दोस आर वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। अभी टैक्स की क्या उलझन है सर आपकी? Yes. Actually, I am about to sell one flat that is almost sold. It is sold condition में आ गया है. My query is to avoid depositing it into CGS account if it is not the जो नया जो खरीदने का काम जो है इस फाइनेंशियल ईयर के पहले अगर नहीं होता। पहला सवाल ये है कि ये 31 मार्च इज द डेडलाइन और ITR फाइलिंग ड्यू डेट इज द डेडलाइन
for buying a new flat, reinvesting that sale proceeds. And my second question is, if I sell two properties, two flats, and invest in one flat within the deadline time, Section 54 is applicable to me. जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करने का समय होता है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है, यानी कि ज़्यादातर हर साल 31 जुलाई ही होती है। तो अगर आपने अभी प्रॉपर्टी बेच दी है, आपके पास जो पैसा आया उसका हम अवेल कर रहे हैं सेक्शन 54, तो जो कैपिटल गेन आपका हुआ है उसका जो कंपोनेंट है वो आपको जमा करना होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 31 जुलाई से पहले। लेकिन क्योंकि आपको इसकी जानकारी अपनी ITR में देनी होती है, तो इन केस आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं, जो मैं मान के चलती हूँ कि आप आखिरी दिन पे नहीं भरेंगे और समय से अपनी रिटर्न भरेंगे, तो जब आप रिटर्न भरेंगे उसमें इसकी जानकारी जाएगी। उसके लिए आपको उससे पहले इस अकाउंट को खुलवा के उसमें जमा कराना होगा जो भी आपका कैपिटल गेन है, ताकि इसकी जानकारी आप रिटर्न में दे सकें और आपको 31 जुलाई की वेट ना करनी पड़े। दूसरी जो आपकी क्वेरी है उसमें आपने जो 2 घर बेचे हैं और आप एक घर खरीदना चाहते हैं, उसके बदले आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 54 में इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 घर बेच के एक घर लेना चाहते हैं। अगर इनफैक्ट आप जो लोग 2 घर बेच के एक लेना चाहते हैं, एक घर बेच के 2 घर लेना चाहते हैं, अब सरकार वो भी अलाउ करती है। तो दोनों ही केसेस में सेक्शन 54 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से इसको अवेल कर सकते हैं। चलते हैं नागपुर, जहां से शंकर दत्ता साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जैसे 65% से ऊपर अगर इक्विटी रहता है, तो वो 1 साल के बाद LTCG होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड। और 65% के नीचे जब रहता है इक्विटी, तो उसका 2 साल के बाद LTCG होता है। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड, डेट फंड है क्या जिसमें LTCG 2 साल के बाद लगता होगा, कि इक्विटी पोर्शन उसमें घुसना जरूरी है, या कंप्लीट डेट फंड म्यूचुअल फंड में क्या उस लैब में ही इंक्लूड होगा? ऐसा कोई नियम है? इसमें दरअसल हम लोगों का जो एक शो आता है उसमें हम लोग बताते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, क्या है उसके इम्प्लीकेशन, वो अलग शो आता है। लेकिन टैक्स के लिहाज से चूँकि आपने पूछा है, तो टैक्स के लिहाज से ये मुझे लगता है कि ऐसे पे जाना चाहते हैं जहाँ पे LTCG का इम्प्लीकेशन कम हो। तो नियम क्या कहता है टैक्स के लिए? इसमें सबसे पहले देखना ये है कि जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है वो इक्विटी है या डेट है। तो ये 1 और 2 साल का जो इन्होंने कहा, ये तब तय होगा जब उसका नेचर पता लगेगी कि वो इक्विटी है या डेट है। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 65% से ज़्यादा अगर इक्विटी है तो उसको इक्विटी माना जाता है। अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो वो 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा, और अगर उससे कम है इक्विटी का एक्सपोजर तो वो डेट हो जाता है। हालांकि कुछ फंड्स हैं ऐसे जिसमें इक्विटी कम है 65 से, डेट है, इक्विटी है और आर्बिट्राज है, तो उस केस में भी उसकी क्लासिफिकेशन इक्विटी की कैटेगरी में होती है। तो जब आप कोई भी फंड चूज करेंगे आपको सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है कि वो कौन से क्लासिफिकेशन में है। अगर वो इक्विटी में है तो आपका 1 साल का होल्डिंग पीरियड देखना होगा, और अगर डेट में है तो फिर 2 साल। अगर 50-50% हो तो? अगर प्योरली 50-50% है, 50 इक्विटी 50 डेट, तो वो डेट में माना जाएगा। लेकिन अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है वो आपको देखना है, क्योंकि कुछ फंड्स में ना जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो आर्बिट्राज भी रखते हैं, और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसकी कैटेगराइजेशन इक्विटी से हो जाती है, तो टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है। और अब क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट रिमूव कर दिया गया है, तो डेट में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो उस पैसे को रिडीम करेंगे तो उनका जो गेन है वो बहुत ज़्यादा बनता है और टैक्स बहुत हाई स्लैब रेट पे उनका टैक्स होता है। तो इक्विटी लोग प्रेफर करते हैं या आर्बिट्राज वाला फंड प्रेफर करते हैं जो आपका टैक्स इक्विटी की तरह होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। अगर वो चुनना है आपको तो फिर हमारे पास एक खास शो होता है इसी को लेकर के, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन एक्सपर्ट आते हैं जो आपको अपनी राय यहाँ पर दे देंगे। और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल हैं उससे पहले, चूँकि शादियों का सीज़न चल पड़ा है, काफ़ी मोटे खर्चे लोग शादियों में करते हैं और कई बार कैश में भी खर्चे कर लेते हैं। तो पहले भी मोटे खर्चे पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब दायरा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
सिर्फ शादी नहीं, ऐसे जो भी आप मोटे खर्चे करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो अपने आप इनकम टैक्स विभाग के पास वहाँ पे चला जाता है। तो दर्शकों से यही कहा जाए कि आप बिल्कुल छुपाइए नहीं ऐसे खर्चों को, चूँकि सिर्फ आमदनी नहीं, आपके खर्चे पर भी इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नज़र है। तो आप अगर मुझे ये समझा सकें कि कौन कौन से खर्चे हैं जिसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए या फिर उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? देखिए, जो खर्चे सरकार ने लिस्ट किए हैं जिसमें आपकी कैश ट्रांजैक्शन होती है, तो जो अथॉरिटी, जैसे आप बैंक की बात करें या कोई म्यूचुअल फंड हाउस है या आपने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है उसका खर्चा, या आपने किसी को पेमेंट की है जिनका ऑडिट होता है, उनको रिपोर्टिंग करनी होती है सरकार को कि हमने इतना इतना कैश इस पैन के अगेंस्ट लिया है। और अगर आपकी वो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट की होती है तो उस केस में आपसे सरकार सवाल पूछ सकती है। अब यहाँ पे कुछ खर्चे ऐसे हैं जिस पे सरकार की इस बार ज़्यादा नज़र है, क्योंकि डेटा माइनिंग जो सरकार कर रही है उसके अनुसार सरकार को पता लगा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस रिपोर्टिंग में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में एज इन कि हमने किसी को पेमेंट करी कैश में और उसने रिपोर्ट करना था सरकार को, उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और इसमें जैसे अब शादियों का सीज़न है, नवंबर और दिसंबर में बहुत सारी शादियां होने वाली हैं और ज़्यादातर लोग मोटा खर्चा करते हैं शादी पे और कैश प्रेफर करते हैं। यहाँ पे फंसने का इशू हो सकता है। दूसरा, मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस होती है, मेडिकल कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, वो कई लोग प्रेफर करते हैं कैश में देना। और यहाँ तक कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कराया है जिसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट्स भी हैं और IVF जैसे ट्रीटमेंट्स जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, वहाँ पे सरकार की खास नज़र है। मान के चलिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मोटा खर्चा होता है और लोग कैश देना प्रेफर करते हैं, उन जगहों पे सरकार की नज़र है। और अगर आपकी इनकम और आपके खर्चे सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से टैली नहीं होंगे तो आपको नोटिस आ सकता है और आपको ऊपर पूरा असेसमेंट हो सकता है और मोटा आप फंस सकते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ है कि आप अगर कोई मोटा खर्चा कर रहे हैं तो उसको ज़रूर से बताइए। लेकिन कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमने कैश में दे दिया जी, इसका तो कोई ट्रायल है नहीं, तो हमें कैसे इनकम टैक्स विभाग पकड़ेगा? बिल्कुल, इसीलिए सरकार बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ला रही है इस मामले में कि अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और अगर आप ये देखें हर तरह से सरकार कैश ट्रांजैक्शन पे रोक लगा रही है। कैश लेने वाले के ऊपर भी पेनल्टी है, तो पहले तो लेने वाले भी डर जाएगा कि क्या मैं इतना कैश लूँ, फिर वो इतना कैश ले। फिर देखिए, सरकार ने लिमिट रखी है कि इसके ऊपर आप कैश देंगे तो आपको पैन भी देना हो। 50,000 से ज़्यादा अगर आप बैंक में जाएं कैश डिपॉजिट कराने, आपसे पैन नंबर मांगते हैं। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन पे आपको फिर अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको पैन नंबर देना होता है। तब आप डर जाएंगे कि अगर मुझे यहाँ पैन देना पड़ रहा है तो क्या मैं फंस सकता हूँ। तो समय समय पे आप देखेंगे कि सरकार अवेयरनेस भी ला रही है, लॉ को और स्ट्रिक्ट भी कर रही है। तो अब ये कहना लोगों के लिए कि उनको पता नहीं था कि यहाँ पे हम फंस सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। अब सबको पता है कि कैश ट्रांजैक्शन से बच के रहना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और बिल्कुल, अगर आपको लगता है कैश ट्रांजैक्शन किया हमने और सरकार नहीं पकड़ पाएगी, तो बता दूं कि इसके बहुत सारे रास्ते भी होते हैं। आपने कैश ट्रांजैक्शन करके कुछ खरीदा होगा, वहाँ मोबाइल नंबर दिया होगा, या फिर जो सामने वाले ने सामान बेचा कहीं ना कहीं GST में उसको दिखाया जाएगा। GST इनकम टैक्स विभाग काफ़ी हद तक इंटीग्रेट होता जा रहा है। तो बिल्कुल अवॉइड करिए कैश ट्रांजैक्शन करना, वैसे भी सुरक्षित होता नहीं है, पॉकेट में लेके जा रहे हैं कहीं कुछ हो जाए, इससे अच्छा डिजिटल करिए, सबसे बेहतरीन होता है। तो ये है कैश ट्रांजैक्शन या फिर क्या मोटे खर्चों पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र, और आपके लिए क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है ये बताया गौरी ने। अब चलते हैं लखनऊ, जहाँ से राजकुमार अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन आपकी? नमस्कार। मैं टैक्स गुरु के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरा NPS Tier 1 का एक अकाउंट है जो कि 4 साल पुराना है। इसमें मेरा सब्सक्रिप्शन 4 लाख का 2 लाख का है और इस समय कुल जमा राशि 2,60,000 है। मैं संपूर्ण पैसा एक साथ निकालना चाहता हूँ, जो कि नियमतः 5 लाख से कम अगर सब टोटल कंट्रीब्यूशन है तो निकाल सकते हैं। इसमें टैक्स लायबिलिटी क्या होगी ये मैं जानना चाहता हूँ।
बिल्कुल, तो मैं फटाफट से आपको एक बार प्रोविज़न बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये 5 लाख का नहीं समझ आया होगा लिमिट, क्योंकि नॉर्मली जब आप टियर 1 से आप अपना अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो आपका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% आपको एन्युटी में लेना होता है। लेकिन अगर ये रकम 5 लाख से कम है तो आप फुल विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपकी 5 लाख से कम है, जैसे आपने कहा, पूरा रिडीम कर पा रहे हैं, जब आप इस पूरे को रिडीम करेंगे तो जितना भी अमाउंट आपने रिडीम किया है उसके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। हालांकि अगर किसी का 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है और उनको कंपलसरी है कि उनको 60% वो रिडीम कर सकते हैं और 40% उनको एन्युटी में ही लेना पड़ेगा, तो जो 60% है वो पूरा टैक्स फ्री होगा और जो 40% एन्युटी में उनको मिलेगा, तो जैसे जैसे हर मंथ उनको पेंशन आती रहेगी वैसे वैसे उसकी टैक्सेबिलिटी होती रहेगी। यानी कि पूरे साल में जितनी पेंशन आई उसके ऊपर उनको टैक्स देना होगा। लेकिन आपके केस में जितना भी अमाउंट आप रिडीम करेंगे सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। बिल्कुल, आप खुश हो जाइए, कोई भी टैक्स की देनदारी आपकी नहीं बनेगी। चलते हैं मेरठ, और अनुष कौल साहब हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। कौल साहब बताएं क्या है सवाल। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ करीब 70 लाख रुपए की। हाँ। तो इसमें मैं जो बिल्डर का ओरिजिनल अलॉटी था उसने विड्रॉ करके मेरे को ट्रांसफर कर दिया। हाँ। तो वो पैसे जो उसने पार्ट पेमेंट करा था वो पेमेंट तो मैंने उसको दिया और बाकी पेमेंट मैंने डायरेक्टली बिल्डर को कर दिया। हाँ। ठीक है जी। अब वो जी। उसमें रादर मैंने मतलब इसके ओरिजिनल अलॉटी के थ्रू ही पेमेंट करा है बिल्डर को। हाँ। जी सर। तो अब वो इसमें 1% का वो टीडीएस का जो देनदारी है वो बैठेगी साहब इसमें। ये सेलर मेरे से कह रहा है कि क्योंकि ये ट्रांसफर केस है इसमें इसकी जरूरत है नहीं 1% डिडक्शन। ओरिजिनल अलॉटी को आपने 50 लाख से ज्यादा की रकम दी है ना? जी, 50 से ज्यादा। हाँ जी। जी मैम। तो देखिए, चाहे वो ट्रांसफ़र का केस है, अभी ओरिजिनल अलॉटी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, रजिस्ट्री नहीं हुई थी, आपने उसको अपने नाम पे करा लिया और अब जो बिल्डर है वो डायरेक्टली आपके नाम पे रजिस्ट्री कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओरिजिनल अलॉटी है उनका टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि उनका जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना है, जमा कराना है। उनका जो चलान कम रिटर्न फॉर्म होता है उसको भर के उनको जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो भी देनी ज़रूरी है। आप उनको बता दीजिए कि 50 लाख से ज़्यादा के अमाउंट पे टीडीएस कटता ही है, क्योंकि आप लॉजिकली भी अगर देखें, अगर ऐसे केस में टीडीएस नहीं कटेगा तो वो तो इस ट्रांजैक्शन से ही बाहर हो जाएंगे। उनकी तो कोई रिपोर्टिंग ही नहीं होगी कि उन्होंने, क्योंकि रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, टीडीएस भी नहीं कटा, तो वो इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी रिस्की केस होता है, टीडीएस काटना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन भी अब आपके पास नहीं होना चाहिए।